अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआ हमेशा की तरह आपके साथ है, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक़्त एक इम्तिहान है, उसमें भी खुदा की ज़ात हमें सुरखरू करे। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो आगे ग्रुप उसमें शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपसे गुज़ारिश है। दोस्तों दुनिया जो है वो जीतने वालों के साथ खड़ी होती है और प्राउड फील करती है जो जीते होते हैं उनके साथ खड़ा होने में। इस तस्वीर को जो मेरे पीछे लगी है, इससे यही नज़र आता है कि इस वक़्त दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अपने साथ लंच पे बुलाता है। अगर वो चाइना है, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अ, जिस कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, उस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनसे वन टू वन मुलाकात करता है और उसके बाद फिर जो उसकी सालगिरह का दिन है, जो उनकी आज़ादी का दिन है, जो उन्होंने जापान को 80 साल पहले शिकस्त दी थी, वो दिन मनाता है तो उसमें दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों को साथ खड़ा करता है। रूस बिलाशुबा एक ताकतवर तरीन फ़ौज का मालिक है, फ़ौज ताकतवर तरीन है और उसके बाद फिर कोरिया आपको पता है दुश्मन भावें कोई होवे ना होवे, अगला अपनी तगड़ी ते पक्की फ़ौज बना के बैठा है। तीसरे नंबर पे साथ है उनके पाकिस्तान, बल्कि पहले नंबर पर पाकिस्तान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इन 3 लीडरों के साथ खड़ा होना, चाइना के साथ, इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। अल्लाह पाक इसमें हमें वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो अरूज होता है, वो कहीं-कहीं आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी डाल देता है जिससे वो एक एक गरूर और तकब्बुर नज़र आता है। अल्लाह पाक हमें उससे दूर रखे और शहबाज साहब तो आपको पता हैं ही ऐसे और ऊपर से मेरा शहबाज है जी, कमाल हो गया। बट एनी हाउ जंग अज़ीम दोम में जापान की शिकस्त 80वीं सालगिरह पर चीन में कौमी तरीक़ की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया गया। तारीख़ी परेड में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, जबकि रूसी सदर और शुमाली कोरिया के रहनुमा, ईरान के सदर समेत मुख्तलिफ जो मुल्कों के नुमाइंदे हैं, इसमें शरीक हुए। इस तकरीब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई, लेकिन इस पे एंड पे बात करेंगे। और चीन के सदर शी जिनपिंग ने परेड में आए मेहमानों का खुद इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया इस वक्त अमन या जंग के फैसले के दोराहे पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी सदर ने इकवाम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील की है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़म और तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं और चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। इनका कहना था कि वो एक ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। उन्होंने वाज़ा किया कि हम जीतने के लिए मजबूत हैं, कभी तुसी पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। परेड की सबसे खास बात यह है कि बहुत पावरफुल तस्वीर सामने आई है और दुनिया के ताकतवर तीन ममालिक के साथ सामने आई है। रूस, चाइना, शुमाली कोरिया के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूद होना एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमें वो कहानी सुना रहे हैं। मार का हक के बाद तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ही बदल गया। कोई शक नहीं, इसमें सिविल मिलिट्री क़यादत का बड़ा अहम किरदार है। इसमें कोई शक नहीं है। ये जो फ़तह है, ये सिविल और मिलिट्री क़यादत का आपस में एक पेज पर होना है। आपको पता है इससे पहले भी एक मौका मिला था, शायद बाजवा साहब इमरान खान साहब के पास गए हों और कहा हो सकता है कि की करना जे टैंकां च पेट्रोल दे पान ले पैसे कोई नहीं है लेकिन लड़ना जे या सुलह करनी थे। तो इमरान खान ने भी क्या सुलह कर लेने की लड़ना है और फिर जो पार्लियामेंट में आकर कहा था तो क्या मैं उन पर हमला कर दूं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ बल्कि मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा नहीं कहा था कि हमला कर दूं, कहा था कि हमला कर दो। अगर ये नहीं मुड़ते, अगर ये नहीं बात आते तो हमला कर दो। और यही वजह है कि आज आपको दुनिया इज्जत और निकाह के नजर से देख रही है। मार का हक ने पाकिस्तान को दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वतों के सामने खड़ा कर दिया। एससीओ इजलास में मोदी की शिरकत को भारतीय मीडिया ने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। असल स्टेज तो एससीओ इजलास के बाद आज सजा है, जिसमें चीन, शुमाली कोरिया, रूस के हमरा पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बने हुए हैं। मोदी को चीन ने अपने सबसे बड़े कौमी देने पर नजरअंदाज करके
کہہ دیا ہے کہ خطے میں اصل طاقت پاکستان ہی ہے۔ مجھے اب وہ چائنیز وزیر اعظم کا جو چائنیز وزیر خارجہ کا وہ بیان یاد آ رہا ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں شہباز شریف کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کو یہاں پر نہ بلا کر میسج دیا ہے دنیا کو کہ پاکستان کو چین کو پاکستان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر سب سے آگے کھڑا کر کے اپنے ساتھ چائنیز صدر نے کھڑا کر کے، جس میں صرف 3 عالمی طاقتوں کے سربراہان کھڑے ہیں، تگڑا میسج دیا ہے۔ مودی مجھے لگتا ہے کہ مودی کی ٹھک چکی ہے، مودی جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے، مودی صرف اپنے دن گن رہا ہے۔ مودی کا حال اس مریض کی طرح ہے جس کا جو مرض ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے پائن دن تھوڑے جے جنی دوڑ لاندے جے لا لو، جاؤ دنیا ویکھو، سیر کرو، چنگے چنگے کو کم کرنے تے کر لو، تواڈے کول دن زیادہ نہیں ہے۔ یہ ڈیسائیڈ مجھے لگتا ہے کہ ہو چکا ہے، اور یہ جو ٹیرف ہے 50% لگا دینا، یہ کوئی بھی کنٹری کیسے سروائیو کرے گی؟ بھارت جو پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ کے لیے مشہور تھا، 50% ٹیرف کے ساتھ وہ کیسے بیچ سکتا ہے وہاں پہ؟ وہیں پہ اگر پاکستان کی 25% ٹیرف والی بک رہی ہے، بلکہ 19% والی بک رہی ہے، جو آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ 10% پہ آئے گی، وہاں پہ ہندوستان کی 50% کون خریدے گا؟ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے، اور آپ کو اس پہ بڑی میرے ابھی اس بات کرتے کرتے آیا کہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جو ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان سستی بیچ سکتا ہے اور بیچ رہا ہے۔ عمران خان کی صحت پر پہلے بیٹوں نے پروپیگنڈا لیا، یہاں تک کہ دعویٰ کر دیا کہ جیل میں خان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اب برطانوی جریدے ٹیلی گراف میں عمران خان کی صحت پر بیانیاں بنانا شروع کر دیا، تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر ہسپتال منتقل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ جیسی بیماریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوشش یہی ہے کہ بیرون ملک شفٹ کرنے کی مہم چلائی جائے، یعنی آپریشن گولڈ سمتھ اثاثے کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے، اور عمران خان کو بھی اسی طرح میڈیکل گراؤنڈ پر ڈیل لینا چاہتا ہے جس کا تانا وہ دوسروں کو دیا کرتا تھا۔ عمران خان کی صحت سے متعلق پہلے بھی خدشات سامنے آ رہے تھے، اور معمول کے مسائل اور ان کا علاج بھی ہوتا رہا ہے۔ کل کا میڈیکل چیک اپ جو تھا وہ معمول کا تھا، لیکن ثابت انتہائی غیر معمولی ہو رہا ہے، کیونکہ اس میڈیکل رپورٹ پر انٹرنیشنل میڈیا پر انگیج کیا گیا۔ کان میں کیا ہو سکتا ہے، یا کان میں کتنی بڑی بیماری ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو لندن جانا پڑے گا، ہیں جی، یا اس کے لیے آپ کو سعودی عرب جانا پڑے گا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زبان کا بھی علاج کیا جائے۔ اگر کان کے ساتھ ساتھ زبان کا علاج کرنا ہے تو پھر سعودی عرب بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیلی گراف ہے وہ جو خبر شائع کر رہا ہے، اس پہ جو جی ہلچل مچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، اچانک تو نہیں ہوتا نا، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی تو گیم چل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا پھر ایک بار پھر عمران خان کو میڈیکل جو ہے گراؤنڈ پر ڈیل یا ڈھیل دینے کے لیے کوئی ایسی ہوا کس جگہ سے مل رہی ہے؟ بیرون ملک علاج ہونے کے لیے جانا ضروری ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ علاج وہ کان کا ہو، وہ ناک کا ہو، گلے کا ہو، دماغ کا ہو، اصل علاج زبان کا ہے۔ اگر عمران خان کو کسی بھی جگہ پہ شہباز شریف حکومت، میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی بھی جگہ پہ شہباز شریف حکومت اگر ذرا سا بھی ریلیف دینا چاہتی ہے تو ضرور دے، شوق سے دے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ریلیف ایسا ہو جس میں عمران خان کا بیانیہ نہ بنے۔ ریلیف ایسا ہو کہ عمران خان صاحب کی زبان کانوں اور ناک کے ساتھ جو زبان ہے اس کا بھی علاج کر کے بھیجا جائے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھے، بڑا خطرناک مجرم ہے، یہ بڑا خطرناک قیدی ہے، اور اگر آپ نے یہ سوچ کر اس کو سعودی عرب بھیج دیا کہ یہ جا کر وہاں پہ چپ رہے گا، تو پھر اس کے ساتھ ایک مجرموں کی ایک چپ لگائی جاتی ہے کہ وہ اگلے 25-30 کلومیٹر کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر جائیں گے تو الارم بج جائے گا، کیونکہ یہ اتنا خطرناک مجرم ہے، وہاں سے ڈنکی لگا کر امریکہ بھاگ سکتا ہے، وہاں سے ڈنکی لگا کر یورپ، یا پھر ڈنکی لگا کر انگلینڈ بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر بھیجنا بھی ہے تو اس کی ٹانگ کے اندر وہ چپ لگا کے بھیجے کہ یہ جس جگہ پہ بھیج رہے ہیں اس سے 15-20-25 کلومیٹر سے آگے نہ جا سکے، یہ بات یاد رکھیے گا، ورنہ یہ اتنا خطرناک مجرم ہے، بڑا ٹف ٹائم دے گا آپ کو، ابھی سے بتا رہے ہیں۔ اختر مینگل کا ٹریک ریکارڈ ہے، جب بھی سیاسی موت پڑتی ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس بی ایل اے کے لیے اختر مینگل دعائیں کرتا ہو، اس پر کیوں حملہ کرے گی؟ وہ تو اختر مینگل کی مدد کریں گے۔ کل رات جیسے ہی حملہ ہوا، پورا پلان کے ساتھ ہوا، جیسے ہی سیاسی قیادت سے نکلی، پارکنگ میں حملہ ہو گیا اور عام ورکر بھی مارے گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ عام ورکر۔ فائدہ کس کا ہوا؟ اختر مینگل کا، جس کو چند دنوں کے لیے سیاست کی پھر جو ہے سیاست کے لیے لاشیں مل گئی ہیں، لیکن اس میں مددگار جو ہے وہ ثابت ہوا وہی بی ایل اے جس کے لیے اختر مینگل ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ جو بی بی جیل میں ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ دھرنا دیا تھا، ہاں جی، اور دھرنا دینے کے بعد وہ چھوٹی تو نہیں ہے، ابھی تک اندر ہے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا تھا۔ خیر، میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں، اس کو ایک دوسری پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب
बलूचिस्तान और आने वाले दिनों में सिंध में शदीद सैलाब, और उससे पाकिस्तान पूरे का पूरा जो है वो जिस जिस हैजान की सूरत में है, जिस परेशानी की सूरत में है, वो सब आपके सामने है। अब आ जाएँ ज़रा कि अगर ये बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ पर इस किस्म की हरकतें करके, वो दहशतगर्दी वाला करके, उसको भी उसी हालत में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज जो हैं, वो अगले मोर्चों पे लड़ रही हैं, अगले मोर्चों पर खड़ी हैं और हमेशा खड़ी रहती हैं और खड़ी रहेंगी। अ, और भी एक जो जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, जो सैलाब है, उसका जो रेला है, वो हर गुज़रते दिन के साथ ज़ाहिर है आगे की तरफ जा रहा है। अभी हमें कभी चन्योट के नज़दीक जो है वो पुल दिखाए जा रहे हैं कि जिनसे पानी टकरा रहा है, कभी सक्खर और कभी रोड़ी और कभी इस तरह की आगे। लेकिन एक बात बता दूँ, ये बहादुर कौम ने जिस तरह से, मैं बार-बार यहाँ पे अहमद इकबाल का ज़िक्र करता हूँ, वो बिल्कुल जहाँ से पानी अगर इंटर हो रहा है ना, वहाँ पे खड़ा है। वो शेर का बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं है। बड़ा बहादुर बच्चा है और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वो मेरा दोस्त है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है वो मेरा लीडर है, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि उसने अपने बाप का नाम, अपनी दादी का नाम, उसने अपने आबा-ओ-अजदाद के नाम को और रोशन किया है और ऊँचा किया है अहमद इकबाल ने। पंजाब की तरफ आ जाएँ, पंजाब हुकूमत जो है वो हर जगह पे हर मुमकिन रिलीफ़ दे रही है। अभी मैं देख रहा था कि जो जो सैलाब से डिस्टर्ब लोग हैं, उनके लिए जो कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर उनके इंटर होने पर भी रेड कारपेट बिछाया गया है। मेरे ख़्याल में अपने जो भाई हैं, ये बड़ी पुरानी बात है। अब मैं उन लोगों के साथ वो आपको नहीं मिला सकता, या पंजाब वालों को या पाकिस्तान वालों का, लेकिन हिस्ट्री में याद रखें कि एक जगह से जो लोग हैं, वो दूसरे शहर आए थे, तो उनको अपने घरों में हिस्सा दिया गया था, बनाया गया था। पंजाब वाले आज वही किरदार अदा कर रहे हैं कि पंजाब में जो लोग, जिन इलाकों में सैलाब है, वहाँ से उठ कर आ रहे हैं, जिनके पास आ रहे हैं, वो उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो लम्हा ब-लम्हा अपनी अवाम के लिए, मैंने कल एक वीडियो का ज़िक्र किया जिसमें वो खातून कह रही थी कि हमारे बच्चों को मरियम नवाज़ ने सीने लगा दिया। वो वीडियो दिल चीरने वाली वीडियो है। तो पंजाब की हुकूमत, मरियम नवाज़ साहब, मैंने फिर कह रहा हूँ ये, हमें हमेशा फ़ौज नज़र आती थी कि ऐसे मुसीबतों में फ़ौज निकालती थी, लेकिन इस वक़्त फ़ौज के साथ एक सिविल फ़ौज जो है, वो मरियम नवाज़ ने खड़ी कर दी है। चाहे वो सुथरा पंजाब की टीम हो, चाहे वो रेस्क्यू 112 हो, चाहे वो पंजाब के दूसरे महकमा जंगलात के बारे में, मुझे जहाँ तक पता है, महकमा जंगलात के जो सेक्रेटरी हैं मुदस्सिर रियाज़ साहब, वो मलक मुदस्सिर रियाज़ साहब, मैंने मतलब कल देखा, उन्होंने उन्होंने अपने पूरे महकमा जंगलात के जितने सारे सोर्सेज़ हैं, वो सैलाब ज़दगान के लिए लगा दिए हैं। और उसके बाद उनकी जो टीम है, उनके जो महकमा जंगलात के ऑफिसर हैं, उनके महकमा जंगलात की एक बड़ी टीम है, ज़ाहिर है महकमा जंगलात कोई छोटा महकमा नहीं है, पूरे का पूरा इस वक़्त जो है वो सरगर्म है कि वो सैलाब में घिरे हुए लोगों को एक तो वो रेस्क्यू करे, और रेस्क्यू करने के बाद उन लोगों की जो खिदमत करे। तो इस वक़्त पंजाब के तमाम महकमे जो हैं, वो मेरे ख़्याल में जो काम कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, इसके जितना भी एप्रिशिएट कम किया जाए, मतलब देखें, यही होता है ना कि जो सूबे का वज़ीर आला था, उसकी यही ज़िम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है, मरियम नवाज़ पहले से अवेयर थी। उन्होंने पहले से इंतज़ाम कर रखे थे। किसी जगह पे हिम्मत नहीं हारे, किसी सूबे से मदद नहीं माँगी, दुनिया के किसी मुल्क से नहीं कहा कि हमें पैसे दें, हमारे मुल्क में सैलाब हो गया। सब अपने अपने बजट से, अपने पैसों से, अपने घरवालों को, मरियम नवाज़ अपने घरवालों को, क्योंकि ये पंजाब पूरे का पूरा उसका अपना घर है। पंजाब की हर माँ, पंजाब की हर बहन अब मरियम नवाज़ की माँ और बहन है। पंजाब का हर भाई जो है मरियम नवाज़ का भाई है। चच्चे हैं, ताए हैं जी, बाप की जगह पे हैं, और उनके लिए वो किसी भी जगह पर। यहाँ पे मरियम नवाज़ की जो टीम है, उनको एप्रिशिएट ना किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि मरियम नवाज़ की पूरी टीम, जिसमें उनकी जिनको हम बड़ी बातें करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी करती कुछ नहीं है, तो मेरे ख़्याल में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने ये भी गलत साबित कर दिया है कि ब्यूरोक्रेसी करती कुछ नहीं। इस वक़्त पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए खड़ी है, इसकी मिसाल शायद माज़ी में नहीं मिलती। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। कौन से इलाके में हैं और क्या अपडेट है, वहाँ पे पानी आया है, आकर चला गया है, या आपके पास पानी बिल्कुल नहीं आएगा। इस हवाले से वीडियो में ज़रूर राय का इज़हार दें, और अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।